नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाला पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का हमने एक सामान्य परिचय देख लिया था, जिसमें अब हम सिंधु घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से किस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं चीजों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, जो भी हमने इसमें फैक्ट लिए हैं और जो भी हमने तथ्य लिए हैं, ये हमने जो अदर स्टेट के पीएससी है उनके क्वेश्चन लिए हैं, उन्हीं के हमने तथ्य लिए हैं कि पीएससी ने, यूपी पीएससी ने कहाँ से पूछा है, छत्तीसगढ़ पीएससी ने कहाँ से पूछा है क्वेश्चन, एमपी पीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन बनाया और डायरेक्ट यूपीएससी ने कहाँ से बनाया, मतलब आईएएस की एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बने। साथियों, यकीन मानिएगा, ये क्लास मतलब जीरो से हीरो तक की क्लास है। इसमें हम छोटी से छोटी एग्जाम और बड़ी से बड़ी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी एग्जामों को लेकर हमने तथ्यों को शामिल किया गया है। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। पहला स्थल कौन सा है हमारा? पहला स्थल है चौंदड़ो। तो चौंदड़ो से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मतलब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहले तो ये स्थल कहाँ पर स्थित है, मतलब इसकी वर्तमान स्थिति से क्वेश्चन बन जाते हैं कि वर्तमान इसकी लोकेशन कहाँ से। दूसरा, ये स्थल किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इस नगर की खोज कहाँ किसने की, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। मतलब तीन टाइप हो गए। चौथा प्रकार ये हो सकता है कि इस स्थल से हमें क्या साक्ष्य मिले, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों पर हम बारी चर्चा करेंगे। तो पहला स्थल हम लेते हैं चौंदड़ो। तो चौंदड़ो की खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता से क्वेश्चन बनेगा तो हमें क्या बताना? एमजी मजूमदार चौंदड़ो के खोजकर्ता थे। इसकी भौगोलिक स्थिति यानी कि वर्तमान में ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, तो वर्तमान में इसके ये सिंध पाकिस्तान, मतलब वर्तमान में ये स्थान पाकिस्तान में है। नदी कौन सी है? सिंध नदी। तो यहाँ अब हमें चंदूड़ा से क्या प्राप्त हुआ, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मिट्टी की बनी बैल की गाड़ी का प्रतिरूप, यानी कि इस स्थान से एक ऐसी ऐसी प्रतिरूप मिला, यानी कि ऐसी मूर्ति बनी जैसे मिट्टी की बना रखी हो। जैसे कि हम कोई सा मकान या घर बनाते हो तो हम उसका क्या बनाते हैं? एक नमूना नक्शा तैयार करते हैं। नक्शा तैयार करते हैं जैसे कि छोटा सा। तो इस आधार पर उन्हें गाड़ी बनाना हो तो गाड़ी बनाने के लिए क्या किया उन्होंने? एक मिट्टी का खिलौना टाइप बना दिया, यानी कि गाड़ी गाड़ी बना दी मिट्टी की। दूसरा स्थान, दूसरी चीज हमें क्या प्राप्त हुई? कांसे का खिलौना गाड़ी मिली, यानी कि एक कांसे की खिलौना गाड़ी मिली। ये भी एक छोटी सी है, छोटा सा, मतलब ये भी एक नमूना समझ सकते हैं, एक डेमो समझ सकते हैं कि ऐसी हमें गाड़ी बनाना है। और उस तरह की उन्होंने एक आकृति बनाई जिसके आधार पर उन्होंने बड़ी गाड़ियों का निर्माण किया। जैसे कि हमें बनाना है बाइक या थार बनाना है, तो जब हम थार बनाएंगे तो उसका एक डेमो बनाएंगे, छोटा सा क्या बनाएंगे? डेमो डेमो बनाएंगे। उसी के आधार पर हम बड़ी गाड़ियों का निर्माण करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर था कि कांसे की एक खिलौना गाड़ी बनाई, जो कि समझ सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को खेलने का खिलौना हो सकती है, यानी कि। दूसरा है दवात के साक्ष्य मिले। दवात के बारे में तो आप जानते होंगे। द दवात का जब हम मनाराम सीखे थे तो हमने बहुत बार रिपीट किया कि द दवात का, द ढक्कन का। तो हमें द ढक्कन का भूलना है और द दवात का याद करना है। द दवात मतलब ऐसा कि उस जमाने में लोग लिखने के लिए क्या करते थे? दवात का इस्तेमाल करते थे। दवात में स्याही भरते थे, यानी कि यह हो गई दवात और ये हो गई वो मोरपंख या कुछ भी। तो इसमें स्याही होती थी, ये जो स्याही भरने की वो डिब्बी होती है उसको दवात बोलते हैं। तो हमें दवात के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? चौंदड़ों से मिले। ये याद रखने योग्य तथ्य है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए ऐसा कौन सा स्थल है जहां से दवात के साक्ष्य मिले। तो हम जो जिसने नहीं पढ़ा हो तो सिर गुजारेगा कि यार अपने को तो याद ही नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पढ़ा रहे तो उसको ध्यान से सुनिएगा। तो दवात के साक्ष्य हमें मिले चौंदड़ों से मिले। दूसरा स्थान क्या लिखते हैं? मनके का कारखाना, यानी कि मनके बनाने का, यानी कि गले में पहनने वाले एक जैसे मनके हो सकता है, जैसे कि लॉकेट को मान सकते हैं अपन उदाहरण के लिए कि एक लॉकेट है। तो वो लॉकेट जो गले में धारण करते थे उनको बनाने के लिए उन्होंने एक कारखाना बनाया था। उस कारखाने के हमें प्रमाण मिले। को सर हमें ये बताइए कि कारखाने का हम कैसे जान सकते हैं कि ये कारखाना ही होगा? तो हम अंदाज कैसे लगाएंगे? अब वर्तमान से हम रिलेट करते हैं, यानी हमारे यहाँ पर क्या है? मिट्टी बनाने का काम चल रहा है भाई साहब, मिट्टी के मटके बनाने का काम चल रहा है। तो मटके बनाएंगे, क्या करेंगे? बहुत सारे हमारे पास पके मटके भी होंगे, बहुत सारे कच्चे कच्चे मटके में हो, और हो सकता है बहुत सारी मिट्टी पे पड़ी होंगी जिससे हम मटका तैयार करेंगे। लेकिन एक समय बाद वो सब चीजें नष्ट हो जाती है, वही दफन हो जाती है। जब हम खोदते हैं तो हम क्या अंदाज लगाते हैं? यहाँ पर हमें बहुत सारी मिट्टी के पके हुए बर्तन मिले, मटके मिले और कच्चे भी मिले और मिट्टी का ढेर भी मिला है। तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं उस समय क्या होगा? ये कुम्हार का घर होगा, मिट्टी बनाने मटके बनाने वाले व्यक्ति का घर होगा। तो ऐसे ही हमने जो हमें साक्ष्य मिले मनकों का, इसके आधार पर हमने अंदाज लगाया कि यहाँ
मटके यानी कि मनके बनाने के कारखाना भी है। दूसरा लिपस्टिक के साक्ष्य, यानी कि यहाँ से जो प्रसाधन यानी कि सौंदर्यता बढ़ाने वाले सामान जैसे कि लिपस्टिक, महिलाओं की सौंदर्यता का सबसे बड़ा राज लिपस्टिक, इसके साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ की महिला सजना संवरना भी जानती थी। वो कंकाली माता जैसी नहीं रहती थी या चंडिका जैसा रूप नहीं था उनका। मात्र सत्तात्मक समाज थी, हमें पता है। और जब मात्र सत्तात्मक समाज थी तो सबसे ज्यादा हमें माताओं के बारे में जानकारी मिलती, महिलाओं के सामान के बारे में कि महिला सजने के लिए किसके मतलब क्या इस्तेमाल करती थी, या हाथों की चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं, या गले के हार मिले हैं हमें, कुछ ना कुछ हमें, यानी कि मात्र सत्तात्मक अगर हमारा समाज है तो माताओं का वर्चस्व थोड़ा अधिक रहेगा। जैसे कि महाभारत काल में हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं कुंती पुत्र अर्जुन बोलते हैं कि नहीं। और अगर कृष्ण लीला के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, मैं देवकी नंदन कृष्ण। यानी कि अपनी माताओं से पहले, मतलब अपने नाम से पहले, अब तो हम पिताओं के नाम लगाते हैं, जैसे कि मैं मेरा नाम दूंगा तो मैं अपने पिताजी का नाम लूंगा, लेकिन वे क्या करते थे, अपनी माँ का नाम पहले आता था, उनका रियल नाम बाद में आता था। मात्र सत्तात्मक समाज की यही पहचान है कि माँ को सर्वस्व स्थान दिया जाने की, माता ही सर्व है, पिता उसके बाद में है ना। जैसे कि हम ये भी देखते हैं सीता राम राधे कृष्णा, तो ये क्या है, मात्र सत्तात्मक समाज होने का प्रमाण है। तो हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, यानी कि लाली लिपस्टिक। दूसरा झुकर जाकर एक ऐसी ग्रामीण संस्कृति थी, छोटे से एरिया में थी, उसके प्रमाण भी मिले। यानी कि एक उसी के अंदर एक संस्कृति थी, जैसे कि अलग अलग समाज निवास करते हैं। आज वर्तमान स्थिति में देख सकते हैं गोत्र के आधार पर, समाज के आधार पर या वर्ग के आधार पर अलग अलग बटे हुए क्षेत्र थे। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें झुकर जाकर एक संस्कृति थी जिसके हमें प्रमाण मिले, जो कि एक ग्रामीण संस्कृति थी। देखिए जो एक कैसी थी, ग्रामीण संस्कृति थी। दूसरा हमें क्या यहाँ से मिला, चमुद्रों से क्या मिला, हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी मिले। कहीं पर हमें उस पे मतलब कुछ भी डेंटिंग पेंटिंग हो रही ईंटों पर, कुछ चित्र बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी ईंटें मिली, वक्र जैसी आकृति वाली ईंटें भी हमें यहाँ से मिली है। दूसरा, पहला स्थान हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा का नामकरण चूड़ियों के आधार पर हुए। चूड़िया मतलब हाथों में पहनने वाली चूड़िया, और कालीबंगा का मतलब काली चूड़िया। सिंपल याद रखने योग्य बात है कि यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले, और चूड़ियों में कौन सी चूड़ियां मिली, काली चूड़िया। तो इस आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है, कालीबंगन रखा गया है। अब भाई साहब इसका खोज करते की बात करते हैं। खोज करता है अमलानंद घोष, कब की, तो 1951 में इस स्थान की खोज। एक बार और रिपीट कर देते हैं क्योंकि इसको बार बार रिपीट करना है और याद भी रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है, दो चार नाम दे देंगे, एक ये नाम दे देंगे, और जिसने नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें कालीबंगा का खोजकर्ता अमलानंद घोष है। कौन है, अमलानंद घोष है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष है। अब 1951 में इसकी खोज की। वर्तमान इसकी स्थिति कहां पर है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में भी कहां पर पड़ता है, देखो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। नदी कौन सी आएगी, तो घग्गर नदी। नदी को भी याद रखना है कि किस नदी के किनारे बसा इस कालीबंगा क्षेत्र में, कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी है, घग्गर नदी। अब भैया इसमें कौन से साक्ष्य मिले, तो इसमें साक्ष्य मिले हैं जुते हुए खेतों के साक्ष्य। कैसे साक्ष्य मिले, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। तो सर ये बताइए कि क्या खेत जुते हुए मिले हमें, या जोतते हुए व्यक्ति मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बात ये थी कि मान ली जाए, अब मैं रिलेट करता हूं वर्तमान से क्योंकि तभी अपने को समझ आएगी। अपन खेत जोतते हैं, क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं खेत की, कंकड़ पत्थर बीन कर एक साइड करते हैं, मेढ़े बनाते हैं, और जिसके बाद में उसमें हल बक्कर जो भी है वो हम चलाते हैं। तो उस खेत को हम एक व्यवस्थित आकृति देते हैं कि नहीं देते हैं, एक अच्छा चौकोर आकृति देते हैं, या उसको एक समतल आकृति देते हैं, ऐसी आकृति देते हैं। अब लेकिन हम कुछ समय बाद उस पर खेती करना बंद कर दें, क्या कर दें, खेती करना बंद कर दें, और 10-20 साल बाद देखेंगे तो छोटे छोटे पेड़ पौधे ऐसे कुछ हमें वहां पर उगे हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या अंदाज लगाएंगे, एकदम समतल आकृति, एक सुव्यवस्थित मेढ़े बना रखी है, और पानी के लिए निकास का मार्ग भी बना रखा। तो हम क्या अंदाज लगाएं, अंदाज ये लगाएंगे कि उस जमाने के ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर खेती का कार्य करते, मतलब कृषि कार्य करते थे। तो हमें यहाँ पे जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। दूसरा देख लेते हैं चूड़ियों के साक्ष्य। हमने बात की कि इसका नाम ही चूड़ियों के आधार पर रखें, तो
चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि महिला मात्र सत्तात्मक समाज थी तो हमें उनके बारे में। पर अभी तक हमें ये नहीं मिला कि पुरुष के हाथ में पहनने का क्या कड़ा मिल गया, नहीं मिला भाई साहब, क्योंकि माताओं की चलती थी। जहां माँ की चलती है वहां पुरुष की कोई औकात नहीं रहती, ये भी याद रखना। रहती है लेकिन कम रहती है। तो चूड़ियों के साक्ष्य मिले, अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले, अग्नि वेदी का। हाँ, यहाँ जरूर ऐसा हो सकता है कि दोनों पति पत्नी पूजा करते होंगे, एक जगह बैठ के ओम स्वाहा करते होंगे। तो भाई साहब यहाँ से क्या मिला हमें, अग्नि वेदिका यानी कि अग्नि कुंड के भी हमें प्रमाण मिले, क्योंकि मातृ देवी हो सकती है उनने कोई सी काली माता को प्रसन्न कर रखा होगा। अब भाई साहब काली माता को प्रसन्न कर रखा होगा तो देवियां तो उसकी पूजा करेगी, तो भैरू को भी साथ में बिठाती होगी, तो भैरू को साथ में बिठाती होगी तो थोड़ा थोड़ा तो सहयोग लेती होगी। तो यहाँ से क्या मिले हमें, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिली। युग्म समाधान, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े में समाधान मिला। अब भाई साहब मात्र सत्तात्मक समाज थी, और मात्र सत्तात्मक समाज थी तो जैसे पुरुष सत्तात्मक समाज में क्या होता था, स्त्री सती होती थी। क्या होती थी, स्त्री सती होती थी। लेकिन यहाँ कौन सी समाज थी, मात्र सत्तात्मक समाज थी। अब मान लिया किसी पति की पत्नी मर गई है, किसी व्यक्ति की औरत मर गई है। अब हुआ क्या, अब भाई साहब सती कौन होगी, अब यहाँ सती नहीं होगी, अब यहाँ होगा सता। क्या होगा, सता होगा। मतलब कि पुरुष भी मरेगा, पुरुष को क्या देना पड़ेगा, आत्मदाह करना पड़ेगा, उसके वहां सता होना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं अंदाज लगा रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिले, जोड़े में समाधान मिले, और जोड़े में समाधान मिले तो कुछ भी हो सकता है। अपन क्या करते हैं, इतिहास को हम अंदाज लगा कर ही पढ़ते हैं, एक्चुअल डाटा नहीं है इसका, क्योंकि अनुमान के आधार पर चलता है इतिहास। हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, या दो व्यक्ति लड़ रहे होंगे, दो ही एक जगह मार के पड़ गए होंगे तो ऊपर से मिट्टी डल गई, तो हमने देख लिया युग्म समाधान। लेकिन कहीं कहीं हमें कहा क्या मिला, स्त्री की मूर्ति, स्त्री का कंकाल मिला और पुरुष का कंकाल मिला, तो हम क्या अंदाज लगाएंगे। हो सकता है भाई साहब यहाँ सती प्रथा जैसी प्रमाण हो, मतलब सती प्रथा जैसी प्रथा चल रही हो, या सता प्रथा जैसी चल रही, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, भूकंप के साक्ष्य मिले, यानी कि भूकंप के साक्ष्य मिले। अब इसमें ज्यादा कुछ समझाने की बात नहीं, बस इतना समझ लो, वहां पर ऐसे हमें विनाशकारी प्रभाव देखने को मिले, जैसे कि उबड़ खाबड़ जगह मिली, मकान टूटे हुए, जैसे कि भूकंप में नुकसान होता है। भूकंप में जो चीजें हमें देखने को मिलती है, जमीन फटती है, जो भी होता है, कंपन होता है, मकान गिर जाते हैं, और जो भी भूकंप से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वो हमें यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़े उसके प्रमाण मिले, तो हमने अंदाज लगाया कि हाँ कभी भूकंप भी आए हो। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास और विनाश, यानी कि विनाश के बारे में जब पढ़ेंगे, पतन के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ इतिहासकारों का मत क्या है, इस सभ्यता का विनाश भूकंप के आधार पर भी हुआ, भूकंप से भी हुआ, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से हुआ। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, कुछ भी हो सकता है ना। तो भूकंप के साक्ष्य मिले। दूसरा, शल्य क्रिया। शल्य क्रिया मतलब सर्जरी, यानी कि काट फाड़ना, चीर फाड़ना वाला काम। जैसे कि अगर यहाँ कोई सा हिस्सा, यहाँ पर हमें क्या हो गया, ये चमड़ी खराब हो गई। अब चमड़ी खराब हो गई तो इसका क्या करेंगे, यहाँ से काटो, इसको साफ करो, यहाँ से चमड़ी काटो, यहाँ लगा दो, ये हो गई शल्य क्रिया। मतलब कि उनका इतना अनुभवी थे, वेद थे भाई साहब, वेद जी महाराज, तो वो क्या करते थे, चमड़ी को काट कर उसको ठीक कर देते। मतलब शल्य क्रिया के माध्यम से वह त्वचारोपण का कार्य भी वो कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर हमें किसके साक्ष्य मिले, सर्जरी के। कहां से मिले, कालीबंगा के। जो भी मैं स्थान का नाम लेता हूं आप अपने मन में एक बार रिपीट कर लीजिएगा, कहां से मिले, कालीबंगा से, ताकि ये हमारे माइंड में लंबे समय तक याद रखे, मतलब कि अधिक से अधिक समय तक हम इसको याद रख सके। और हो सके मेरे को जो अगर ट्रिक लगेगी तो मैं ट्रिक भी बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि इस लिपस्टिक को याद रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें अपना चेहरा चांद जैसा दिखाना है, एकदम मनमोहित वाला कर देना, चांद जैसा चेहरा हमें दिखाना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें मतलब स्त्रियों को क्या लगाना पड़ेगा, लिपस्टिक लगाना पड़ेगा। जो भी हमारी बहनें सुन रही है वो ध्यान रखना, अगर चांद जैसा चेहरा तुम्हें दिखाना है तो लिपस्टिक तो लगाना पड़ेगा ना। तो कैसे, चौंदड़ो, चांद से चौंदड़ो और लास्ट लिपस्टिक, हो गया। ऐसे अपन याद कर सकते हैं, ये एक सिंपल सी ट्रिक हो सकती है। हमें सर्जरी के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। दूसरा, बेलनाकार मोहरे मिली, मतलब गोल आकृति की ऐसी मोहरे मिली, जो हमें कहां से मिली, कालीबंगा से मिली। दूसरा, पक्की मिट्टी का हल मिला। पक्की मिट्टी का हल तो जमीन में चल नहीं सकता, हो सकता अपन देख लेंगे खिलौना हो ये, उनने एक मतलब नमूने के तौर पर या डेमो के तौर पर उनके बच्चों को खेलने कूदने के लिए
अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं भी करता था। क्या करता था, जब मेरे पापा जी खेत में जाते थे तो मैं उनके पीछे पीछे चलता था। मतलब खेत में वो पूरी मूरी जो भी हाँकते थे तो मैं उनके पीछे पीछे, मैं भी एक डंडा रखकर उनके साथ चलने का कार्य करता था। तो पापा मेरे से बोलते थे तुम दूर बैठो, लग जाएगी, ये कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसा ही वहां उनके बच्चे बच्चे भी उनके पीछे लगते होंगे, खेती मेथी करते होंगे, तो उनने उनने मिट्टी का ही घर हल बना दिया कि बेटा ये हाल है तुम्हारा, तुम इससे काम करो। तो ऐसा हमें साक्ष्य मिला, मिट्टी, पक्की मिट्टी का एक हल मिला। दूसरा हमें ऊंट की हड्डियां मिली, ऊंट की हड्डियां मिली। अब यहां से हमें एक थोड़ी सी चीज हम बता देते हैं आपको। क्या बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक ऐसा क्वेश्चन पूछते, जब जब हमने पशुपति शिव के बारे में पढ़ा था, तो पशुपति शिव के आसपास कौन कौन से जानवर थे, ये हमें याद रखना है। ये हम जब विशेषता पढ़ेंगे उसमें आपको ये फैक्ट कवर करवा देंगे, है ना। तो अब हमें क्या याद रखना है, कौन सा जानवर नहीं था। क्वेश्चन क्या पूछेगी, पशुपति शिव के आसपास कौन 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 सा जानवर नहीं था। 3 जानवरों को नाम दे देगा या ऐसे क्रम से नाम दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमें वो याद रखना है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कौन कौन से जानवर, 6 से 7 जानवर है, वो आसान होगा हमारे लिए याद रखना। और 6 से 7 जानवर के बाद में जिस जानवर का नाम नहीं आया और उस ऑप्शन में नाम दिखे उसको हम क्लिक करना है, मतलब राइट हमारा आंसर चला जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिले यहाँ से, ऊंट का कंकाल मिला या ऊंट की हड्डियां मिली। दूसरा है कच्ची अलंकृत ईंटें। अलंकृत का मतलब होता है सजावटी। मान ली जाए अभी हम देखते हैं नंबरी ईंटें, यानी कि उन ईंटों के अंदर ऊपर नंबर लिखे होते हैं। हो सकता है यहाँ पर किसी की आकृति स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ, मीन यानी मछली की आकृति बनी हुई, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि कोई ऐसी आकृति मिली है हमें जिसके प्रमाण हमें कहां से मिले, तो कालीबंगा से मिले। दूसरा लोतल की खोज, मतलब दूसरा स्थान है, थर्ड वाला लोतल खोज करते हैं SR राव 1954 में इसकी खोज की। वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, खंबात की खाड़ी गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। SR राव ने लोतल की खोज की, वर्तमान में गुजरात में ये स्थान है, नदी है भोगवा। कौन सी नदी है, भोगवा नदी। तो हमें ये याद रखना, ये तीनों चीज एक बार की ये भूल जाओगे चलेगा, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति, इसके खोजकर्ता और नदी, ये 3 तो हमें भूलना है, किसी भी कीमत में नहीं भूलना है। ओके, तो अब इसमें क्या मिली, अग्निवेदिका। अब ये भाई साहब और भी पूजा करते थे तो ये भी करते हैं, तो अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले। बतख, कुत्ता, खरगोश की मूर्ति मिली। किस किस की मूर्ति मिली, क्वेश्चन बन सकता है कि बतख की मूर्ति के प्रमाण कहां से मिले, लोथल से मिले। कुत्ते का कहां से मिला, लोथल से मिला। खरगोश का कहां से मिला, लोथल से मिला। तो ऐसे भी इसको हम याद रखना ही पड़ेगा, रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पूछता है और इसीलिए हमने लिखा है। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ना। प्रशासनिक भवन, अब यहां पर एक सभ्यता थी, सब कुछ व्यवस्थित था, तो यहां पर प्रशासनिक भवन भी होगा। प्रशासनिक भवन मतलब ऐसा होगा कि हम जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी वर्तमान में पंचायतें बैठती है, तो पंचायत बैठती है, कोई सा भी गांव से संबंधित निर्णय लेना होता है, जैसे कि कोई भी भंडारा करना हो या यज्ञ करना हो या किसी मंदिर का निर्माण करना है या सामूहिक विवाह सम्मेलन करना है, तो इसके लिए हम क्या बिठाते हैं, एक सभा बिठाते हैं। सभा में जो हमारे समाज के महाअनुभवी बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, जो हमारे दादाजी जैसे, पिताजी जैसे, मतलब उस समाज के मेन जो व्यक्ति होते थे, उनको बैठने की एक सभा जहां पर वो अपना विचार विमर्श कर सकें और उससे संबंधित सुझाव दे सके। तो ऐसा एक भवन मिलने के हमें क्या मिले, यहाँ से साक्ष्य मिले। कहां से मिले, लोथल से मिले। गोरिल्ला और मम्मी के साक्ष्य मिले। गोरिल्ला एक बंदर की प्रजाति है, उसके साक्ष्य मिले। मम्मी को आप जानते हैं, किसी व्यक्ति के यानी कि मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में एक विशेष प्रकार का लेप बनाकर उसके शरीर से लपेट दिया जाता है ताकि उसका शरीर खराब ना हो, लंबे समय तक रख सकते हैं अपन सुरक्षित के लिए। हो सकता है भाई साहब, ऐसा भी हो सकता है कि मान ली जाए किसी व्यक्ति यानी किसी स्त्री के प्रति अच्छा लगाव और अच्छा लगा हो, उसको मरने के बाद में भी वो ज्यादा ही चाहता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, अब उसकी इच्छा है कि इसका शरीर में देखता रहूं, उसका चेहरा में देखता रहूं और लंबे समय तक ये सुरक्षित रहे। तो उन्होंने एक ऐसे विशेष प्रकार के लेप का निर्माण किया जो उसके शरीर में लिपेट दो, तो ना तो वो शरीर गंध मारेगा, ना वो सड़ेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही वो शरीर रहेगा।
ऐसा ही ऐसा सिस्टम होता था मम्मी में, उसका मम्मी बना दिया जाता है, डब्बे में रख देते थे। तो हमें कई बार हम देखते हैं ना यूट्यूब पे, वैसी बहुत सारी वीडियो पड़ी है जो मम्मी जिंदी हो जाती है, चलने लगती है, भूत बन जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो मम्मी के साक्ष्य मिले। अन्नागार यानी कि अन्न रखने का जो घर था उसके साक्ष्य मिले। सोने के मनके का प्रमाण मिले। कहाँ से मिले? लोथल से मिले। मन का कारखाना यानी कि मन के बनाने का कारखाना, और इधर भी देख सकते हैं अपन, कहीं पर हमने पढ़ा था मन के बनाने का कारखाना भी हमें यहाँ से मिला है। या ऊपर ये देखो चबूतरों में हमें क्या मिला? मन के बनाने का। मतलब कि लोग, हम अंदाज लगा सकते हैं इस सभ्यता के व्यक्ति क्या करते थे। इस सभ्यता के व्यक्ति या महिलाएं क्या करती, सबसे ज्यादा ध्यान अपने सजने संवरने पर देती थी। किस पर देती थी? सजने संवरने पर देती थी। या उनकी डिमांड होती होगी कि हमें ये आभूषण ग्रहण करना है, ये आभूषण पहनना है, हमें लिपस्टिक लगाना है, हमें आईने यानी कि दर्पण में अपना चेहरा देखना है तो दर्पण का निर्माण कर लिया, लिपस्टिक का निर्माण कर दिए, हमें चूड़ियां पहनना है तो चूड़ियों का निर्माण कर लिया। भाई साहब ये चीज भी याद रखना कि व्यक्ति के हाथ में पहनने का कड़ा नहीं मिला अभी तक, सब मिल रहे हैं। आगे बात समझ में? तो ये तो दोयम दर्जा का व्यवहार होगा एक तरीके से, उनके भी मिलना चाहिए था अपने को। गोदीवाड़ा एक बंदरगाह है जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह रहा होगा। अब इससे हम क्या अंदाज लगाएंगे? इस गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले यानी कि एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले कि लोथल के निवासी अन्य दूसरी सभ्यताओं के लोगों से क्या करते थे? व्यापार करते थे। उसके प्रमाण मिले यानी कि वो जलमार्ग के माध्यम से व्यापार आयात निर्यात का कार्य भी करते थे। तो हमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। दूसरा, हाथी दांत का पैमाना युग्म समाधान। हाथी दांत का पैमाना हो सकता है हाथी के दांत से ऐसे स्केल बना ली हो किसी चीज को नापने के लिए। और युग्म समाधान, ये देख लो, युग्म समाधान यानी कि व्यक्ति जो भी हो रहा है जोड़ी में ही हो रहा है, जोड़ी में ही क्या हो रहा है, उनको दफनाए जा रहे हैं। तो अब इससे हम यही तो अंदाज लगाएंगे, हो सकता है सती प्रथा, हो सकता है सता प्रथा, कुछ भी हो सकता है। तो युग्म समाधान मिलने का कारण, एक मिनट, तो युग्म समाधान मिले। अब भाई साहब हमें युग्म समाधान मिल गए। युग्म के बाद में धान की खेती के प्रमाण मिले। जैसे कि हमने जब पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल पढ़ा था तो वहां भी हमें धान की खेती, तो व्यक्ति क्या करते थे? भोजन के लिए धान की खेती करते थे। चालाक लोमड़ी का चित्र मिला। अपन ने बचपन में पंचतंत्र की कथा सुनी होगी। पंचतंत्र की कथा में एक चैप्टर आता है चालाक लोमड़ी। तो चालाक लोमड़ी का हमें चित्र मिला। कैसा मिला? कि एक लोमड़ी है, नीचे बैठी है, ऊपर बैठा है कौवा। अब कौवे से क्या बोल रही है? मतलब मान ली जाए कोई, उदाहरण के लिए ये समझ लीजिए कोई सा बेढंगा कोई सा व्यक्ति है। बेढंगा का मतलब ऐसा ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूं, कोई व्यक्ति कुरूप है, कुरूप है, उसका नेचर बहुत बेकार है, वो किसी को पसंद नहीं है, किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं है। और अगर ऐसा कोई काम फंस जाए कि यही व्यक्ति कर सकता है, यही व्यक्ति कर सकता है, और उस काम को हम निकलाने के लिए क्या करते हैं? उस व्यक्ति की हम तारीफ करते हैं, वाह तुम तो स्वयं कामदेव को भी पीछे, मतलब तुमने तो सौंदर्यता के मामले में कामदेव को पीछे छोड़ दिया, वाणी के मामले में तुम सरस्वती से भी ऊपर हो, ऐसा हम बोलेंगे। उसकी इतनी प्रशंसा करेंगे, इतनी प्रशंसा करेंगे, वो मंत्र मुग्ध हो जाएगा और फिर बोलेगा, भाई तो आज तक जिंदगी में इतनी तारीफ किसी ने नहीं की, तू ही मेरा सच्चा मित्र है, बोल तुझे क्या चाहिए। तो अब भाई साहब रिलेट करता हूं इस लोमड़ी के चित्र से। कैसे? कि कौवा बैठा है डाली पर, उसके मुंह में है रोटी का टुकड़ा, लोमड़ी को लेना है। क्या लेना है? लोमड़ी को क्या लेना है? टुकड़ा उसका छीनना है। तो लोमड़ी कौवे से बोलती है कि कौवा भैया, इस सृष्टि में अगर सबसे सुंदरी पक्षी कोई होगा, पक्षी राज कोई होगा, तो आप हो, सर्वस्व हो। अगर सबसे मधुर आवाज वाला हो तो आप हो। कोयल तो कुछ भी नहीं बोलती है, कोयल तो मतलब तुम्हारा आगे फेल है, तुम ही सर्वस्व हो। और आज मेरा मन आपकी मधुर मधुर आवाज सुनने का कर रहा है, और कोई सा मुझे संगीत सुनाओ जिससे मेरा मन भी रोमांचित हो जाए। तो कौवा जब आवाज सुनता है और उसको लगता है कि आज किसी ने मेरे मन की आवाज को पहचाना, मतलब मेरे व्यक्तित्व को पहचाना,
और मैं अपनी प्रस्तुति देने में 100% योगदान करूंगा और 100% दूंगा, ताकि मैं क्या हो, प्रसिद्ध हो जाओ, पॉपुलर हो जाओ। तो कौवा जब काव काव करता है तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर जाता है और तभी झपट लेती है लोमड़ी और बोलती है, अरे मूर्ख, तू दुनिया को पसंद नहीं है, तुझे हर लोग इंसान गलत कहते हैं, और मैं थोड़ी सी तारीफ कर दी तो तुझने क्या समझ लिया कि तू बड़ा वाणीवान है, तू अच्छा है। व्यक्ति का मतलब जैसा नेचर होता है वो वैसे ही करता है। चालाक लोमड़ी मतलब लोमड़ी चालाक है मतलब है। अगर और इसी तरह जो व्यक्ति रहते हैं वर्तमान में भी देख लीजिए, अगर कोई किसी व्यक्ति से अपने को कार्य निकलाना है, यानी कि कोई सामने वाला व्यक्ति अपने से कुछ करवाना चाहता है, क्या करता है, वो अपनी तारीफ करता है, अपनी प्रशंसा करता है और अपन से मिलजुल कर रहने की कोशिश करता है। इसलिए करता है क्योंकि वो अपना काम निकाल ले। तो ऐसे तारीफ करने वालों से, लोगों से भी बचकर रहना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों से भी बचकर रहना चाहिए जो अपने मतलब से अपने को याद करें, इसके बाद में याद ही ना करें। इन व्यक्तियों से भी बचकर रहना चाहिए। हाँ, तारीफ का मतलब ये नहीं हो सकता है कि कोई अपने काम के लिए भी तारीफ, हो सकता है आपके अंदर योग्यता हो और आपकी योग्यता को देखकर वो तारीफ करते हैं, हो सकता है उनसे आपसे फ्रेंडशिप करना हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि अच्छे व्यक्ति भी तारीफ करते हैं, ऐसे नहीं कि लोमड़ी जैसे व्यक्ति करते हैं। ये तो हमने बता दिया उदाहरण के लिए, क्योंकि कौवे की तारीफ कर, अब कौवे को समझना चाहिए कि वास्तव में उसकी आवाज बहुत बेकार है, काँव काँव करता है, तो वो कैसे मधुर गा सकता है, कोयल को वो कैसे फेल कर सकता है। तो व्यक्ति के अंदर ये सोचने की क्षमता भी होनी चाहिए कि मेरे अंदर रियल में ये जो बोल रहा है ये योग्यता है कि नहीं। अगर है तो मैं सही हूं और वो व्यक्ति भी सही है जिसने मेरी तारीफ की है, और नहीं है तो फिर अपने को चुपचाप बैठ जाना चाहिए। आ गई बात समझ में? ये भी याद रखने योग्य सबसे बड़ी बात है। याद रखने योग्य बात यह है कि क्योंकि हमें सीखना है, लोग हमसे कब कैसे काम निकला ले हमें खुद पता नहीं है, हम भावनाओं में बह जाते हैं, अपना जो भी है दे देते हैं उनको, तो उनसे भी बचना चाहिए। ये चीज हमें ये सिखाती है, लोथल से हमने ये सीखा है कि चालाक व्यक्तियों से भी हमें बचा जा सकता है, बचने का एक तरीका हो सकता है। फारस देश की मुद्राएं मिली, फारस देश की मुद्राएं मिली, जैसे कि हमने एक गोदीवाड़ा बंदरगाह का नाम लिया, हो सकता है उनका व्यापारिक संबंध वहां से हो। अब भाई साहब, यहाँ पर हम जैसे कि हम इंडिया का संबंध अन्य देशों से, तो हम डॉलर में करेंसी लेते हैं, मतलब पैसे लेते हैं। अब जब फारस देश के व्यक्तियों के पास उनकी मुद्राएं चलती होगी, हो सकता है स्वर्ण मुद्राएं हो, उस पर उनकी सील लगी होगी, लिखा होगा फारस या कुछ भी उनके हिसाब से जो भी उनका चिन्ह होगा, और वहां के हमें प्रमाण मिले। जब हम कोई सी वस्तु वहां पर बेचेंगे तो वो क्या देंगे, मुद्राएं देंगे, मुद्राएं देंगे तो वो उनकी मुद्राएं देंगे, और वो मुद्राएं हमारे यहाँ प्राप्त हुई, तो इससे हम क्या अंदाजा लगाते हैं, इस सभ्यता के व्यक्तियों का विदेशी व्यापार भी था, यानी कि ये विदेशों से व्यापार भी करते थे, वस्तुओं का आयात निर्यात भी करते थे फारस। अब बनावली देखो दोस्तों, मैं आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि गुरु आराम से पढ़ रहे हैं, तो आप इसको स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। लेकिन आराम से अगर पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। आपको लॉन्ग टाइम तक, मतलब लंबे समय तक चीजें याद रहेगी। अब हम देखते हैं बनावली। बनावली की खोज करता है R.S. बिस्ट। 1973 में इसकी खोज की, 1973 में। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान में ये स्थान हरियाणा में है। हरियाणा में भी कहां पर है, हिसार में, हिसार नामक एक क्षेत्र है या जिला है, वहां पर भी इसका स्थान है। और नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। कौन सी नदी है, सरस्वती। बनावली स्थान हरियाणा, नदी कौन सी नदी है, यहाँ सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी है। खोजकर्ता R.S. बिस्ट है, ये हमें इसकी लोकेशन, खोजकर्ता और नदी, ये तीनों हमें याद रखना है। दूसरा, इसमें क्या मिला, जल निकासी व्यवस्था का अभाव। मतलब ये एक ऐसा स्थान था, एक ऐसा स्थान था जहां पर हमें जल निकास, यानी कि जल निकास की नालियों के एक व्यवस्थित प्रमाण हमें यहाँ पर नहीं मिला, मतलब अभाव मिला है। यहाँ पर कुछ उन्होंने ऐसी कोई नालियां नहीं बना रखी थी जिससे कि जो गंदा पानी होता है उसको बाहर किसी व्यवस्थित माध्यम से निकाल दें, तो ऐसी हमें व्यवस्थित नालियां नहीं मिली, है ना। मिट्टी का हल मिला, वहां पर पकी मिट्टी का हल मिला था, यहाँ पर हमें कैसे मिला, मिट्टी का हल मिला, मतलब सिंपल खिलौना मिला। रसोई घर के प्रमाण मिले, ये एक सबसे अलग चीज थी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। इतने हमने स्थलों के नाम पढ़े थे, वहां पर हमें किसी में हमें क्या नहीं मिला, रसोई घर के जैसे कोई प्रमाण नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्थित रसोई घर के साक्ष्य भी हमें मिले। अब रसोई घर के साक्ष्य कैसे मिले, अब जैसे वर्तमान में हम देखते हैं चीजें कि
जो भी हमारे खाने पीने की चीजें, मिर्च मसाले जहाँ पर रखे होते, व्यवस्थित बर्तन रखे होते हैं, एक ऐसा रूम मिला या कमरा मिला, तो वहां से हमने अंदाज लगाया कि ये क्या हो सकता है, रसोई घर हो सकता है। दूसरा, मिट्टी के मन के, देख लो, मिट्टी के मन के ब्रो, यानी कि मन के कहीं हमें सोने के मिल रहे हैं, कहीं पर हमें और किसी तांबे के, कांसे के मन के मिल रहे हैं, तो कहीं हमें मिट्टी के मन के मिल रहे हैं। यानी कि मन का सबसे ज्यादा यहाँ पर सजने के लिए या किसी और कार्य के लिए उपयोग करते थे। मिट्टी से बना हल का प्रतिरूप मिला, देख लो, ये खिलौना, ये भी मिट्टी का बना प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब एक हो सकता है कि नमूना, मैं नमूने ही बोलूंगा उसको, एक डेमो ही बोलूंगा, है ना। तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी, क्या मिली, तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी। उदाहरण के लिए हम क्या ले सकते हैं, बंसी का अर्थ क्या लगाएंगे, तांबे की बनी, यानी कि एक इतनी छोटी सी हमने क्या ले ली, नली, तांबे की गोल गोल, और उसको उस, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने हमारे गांव के तालाब में देखा भी है, ये हमने ले ली नली, इसको हमने यहाँ पर रस्सी से बांध कर इसको पटक दिया पानी में। कहाँ पटक दिया, पानी में, इसमें अगल बगल छोटे छोटे छिद्र होते। मछलियां क्या होती है, जब रात का समय होता है तो रात के समय विश्राम के लिए वो एकांत जगह ढूंढती थी, क्या ढूंढती थी, एकांत में जगह जहां पर वो छुप के बैठ सके। तो अब अपन ने इसको डाल दिया पानी में, किसको, इस नली को। अब इस नली को पानी में डाल दिया तो मछली आएगी, उस नली के अंदर चली जाएगी, नली के अंदर चली जाएगी। तो कुछ ऐसा वो पुष्टा या कुछ भी लगाते हैं थर्माकोल ऊपर, जब मछली उसके अंदर जाती है तो वो हिलती डुलती है, तो ऊपर से क्या संकेत मिलता है कि यहाँ इसके अंदर कोई सा भी जीव प्रवेश कर चुका है, वो एकदम रस्सी से ऊपर खींच लेता है, तो वो मछली पकड़ने की क्या मिली, बंसी मिली। ये भी मतलब उनकी कलाकारी बहुत अद्भुत थी। नवपाषाण काल के व्यक्तियों ने क्या किया था कि मछली बनाने के लिए हड्डी के कांटे का निर्माण किया था, है ना। इसने क्या बना ली, बंसी बना ली। प्रतिरक्षा दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई मिली, ये भी इसमें सबसे अलग फैक्ट है। इन सभी स्थानों में जो सबसे अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है, मनके को आप भूल जाओ, जिसके बाद में बंदरगाहों को भी आप मत भूलो, क्योंकि बंदरगाह भी एक जगह दिखा हमने, अग्निवेदिका को भी आप भूल जाओ, सजने संवरने की कुछ चीजें भूल सकते हैं, चूड़ियों को भूल सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूल सकते प्रतिरक्षा दीवार। यानी कि जो बनावली थी, बनावली जो स्थान था, वो एक ऐसा सुव्यवस्थित बना हुआ स्थान था कि पहले अगल बगल दीवार बनी हुई थी, दीवार के अंदर एक खाई बनी हुई थी, उस खाई के अंदर वो स्थान बना हुआ था जहां पर व्यक्ति रहता था। मतलब कि इनको अपनी सुरक्षा के लेकर ये एकदम सजग थे कि कोई भी उन पर अचानक आक्रमण नहीं कर सकता था, और जिसके बाद में उन्होंने अपनी सुरक्षा का अच्छा व्यवस्थित इंतजाम कर रखा था बनावली के लोगों ने, है ना। एक अच्छी चौड़ी खाई भी मिली। दूसरा, एक कोट दीजी के खोज करते की बात करते हैं, फजल अहमद है, 1953-54 में इसकी खोज की थी। वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में ये स्थान है, और नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी इसकी एक प्रमुख नदी है। तो यहां से हमें क्या मिला, चाक पर निर्मित मृद भांड, यानी कि चाक पहिए से बना हुआ मृद भांड, मिट्टी का बर्तन हमें यहां से मिला है। कहां से मिला, कोट दीजी से मिला। दूसरा, गहनों का जखीरा, यानी कि गहनों का जखीरा। तो जखीरा क्या हो सकता है सर, आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा हो। जखीरे का मतलब ये हो सकता है किसी भी चीज का ढेर, क्या हो सकता है, ढेर या खजाना। जखीरा मतलब ढेर, किसका ढेर, गहनों का ढेर। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जहां पर बहुत सारे गहने, मुद्राएं, खजाना, ऐसे हमें ढेर मिले। कहां से मिले, कोट दीजिए से। तो इससे ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति संपन्न थे आर्थिक रूप से, क्या थे, संपन्न थे आर्थिक रूप से ये व्यक्ति। तो ये मिले हमें जखीरा, ये शब्द है जखीरा। जखीरा का मतलब होता है ढेर, कोई सा भी ढेर हो सकता, अनाज का जखीरा मान लो, मिट्टी का जखीरा मान लो, यहाँ पर लिखा है गहनों का जखीरा, यानी कि यहाँ से हमें आभूषणों के बहुत सारे ढेरों आभूषण मिले, ये हम अंदाज लगा सकते हैं, या हम बोल सकते हैं। गर्त आवास, गर्त मतलब गहराई, आवास यानी कि रहने का स्थान, यानी कि इनको तल घर बनाने के भी क्या थी, जानकारी थी, तल घर बनाने भी आते थे। तो यहां से हमें तल घर के साक्ष्य भी मिले। कहां से मिले, कोट दीजी से मिले। अब पत्थर की नाव वाले घर मिले, पत्थर की नाव वाले घर मिले। घर ऐसे बनाए थे एक पत्थर की डिजाइन में, जैसे कि एक नाव के ऊपर घर बना रखा होगा। इसके हमें क्या मिले, साक्ष्य मिले। दूसरा, पत्ते के आकार का चित्र मिला। पत्ते के आकार मतलब
एक ऐसा चित्र मिला जो पत्ते की आकार में था और उसके अंदर कुछ अंकित था। ऐसा भी हमें कहाँ से प्रमाण मिला? कोट दीजिए से प्रमाण मिला। एक स्थान है सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर खोज करता है ओरेल स्टाइन ने इसकी खोज की एवं जॉर्ज डेल्स ने 1927 में इसकी खोज की थी। यानी कि ये अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के कार्यकाल के समय, मतलब अंग्रेजों के समय इसकी खोज हुई थी। और वर्तमान में ये बलूचिस्तान में ये स्थान पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया में ये स्थान पड़ता है। यहाँ पर नदी है दास्क नदी। कौन सी नदी है? दास्क नदी। यहाँ पर इसकी एक प्रमुख नदी है जहां पर इसको खोजा गया था। तो यहां से हमें मिला राख से भरा हुआ बर्तन। राख से भरा हुआ बर्तन मतलब कैसे, क्या हो सकता है? मान ली जाए उदाहरण के लिए, अब हम समाधान कर रहे हैं तो अभी हिंदू धर्म में, मतलब सनातन धर्म में एक चीज चलती है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अस्थियों को, अस्थि या उससे जो राख होती है उसको हम बर्तनों में भरते हैं या तांबे के बर्तन में भरकर रखते हैं, या उसके अस्थि या दांत या कुछ भी होता है उसका जो चबूतरा बनाते हैं या समाधि स्थान बनाते हैं उसके साइड में उसको दफनाते हैं। क्योंकि जब हमारे दादाजी शांत हुए थे तो ऐसा किया था जो हमने देखा था। तो वही मैं बता रहा हूँ। तो राख से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन, तो क्या हुआ था कि क्या करते हैं हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद में उसकी कुछ अस्थियां या राख को तो गंगा नदी में, ये जो पवित्र नदी है हिंदू मान्यताओं के अनुसार, उस नदी में बहा दी जाती है। और उसका कुछ अवशेष जहां पर उनकी समाधि बनाई जाती है, वो स्थान बनाया जाता है, वहां उसके साइड में दफना दिया जाता है। तो इसके साक्ष्य भी मिले। या हो सकता है उस मतलब आग के तो वे प्रयोग करते थे, या चूल्हे में जो आग निकली, जो मिट्टी राख निकली थी, उन्होंने एक बर्तन में भरकर रख दी कि समय मिलेंगे तो फेंक देंगे या कहीं फेंक आएंगे इसको, या कहीं कचरे में डाल आएंगे, लेकिन वो डालना भूल गए, वहीं रखा ही रह गया। ऐसा भी हो सकता है। हम अनुमान के आधार पर बात कर रहे हैं। हिस्ट्री इज अनुमान के आधार पर ही चलती है ना। लेकिन हमें ये प्रमाण मिले, पुस्तकों में लिखा गया, तो हम पढ़ रहे हैं और ये परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि बताइए राख से भरा हुआ बर्तन कहां पर मिला। तो हम सट से हमें बताना पड़ेगा सूत का गेंडोर से मिला। ओके। तांबे की कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले। भाई साहब तांबे की कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले। सबसे पहले जो हैंडेक्स बनाया था कहां पर? मध्य पाषाण काल में। तो वहां पर पत्थर का बनाया था, यहाँ पर तांबे का बना दिया। यानी कि संस्कृति की धीरे धीरे विकास के क्रम की ओर चल रही है। तो यहाँ पर हमें तांबे के कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले। सूत का गेंडोर, मिट्टी से निर्मित चूड़ियां। वाह भाई साहब, अब यार तांबे की कुल्हाड़ी बना रहे, मिट्टी की चूड़ियां पहन रहे हैं, कुछ न कुछ तो लोकचा हो सकता है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि हम अभी क्या पहनते हैं, लाख और कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो हो सकता है कुछ अलग प्रकार की मिट्टी हो जिसकी वास्तव में उसकी सौंदर्यता में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आज भी मिट्टी, कौन सी मिट्टी चेहरे पर लपेटते हैं, कौन सी मिट्टी है? एक मिट्टी आती है जो मुल्तानी मिट्टी, हाँ मुल्तानी मिट्टी होती है जो चेहरे पर लपेटते हैं। मैंने बहुत सारों को देखा है उसको लपेटते, पता नहीं क्या होता है। मैंने आज तक ऐसा प्रयोग नहीं किया और मैं मानता हूँ जो प्रकृति ने हमें नेचुरल जो चीजें दी है, जो प्रकृति ने हमें जो चेहरा दिया, उसके साथ छेड़छाड़ जितना कम करो उतना ही फायदे की बात है, उतने ही फायदे का सौदा है। इसलिए ना फालतू कुछ चीजें मत लगाया करो। जो महिलाएं अच्छी गोरी होने की क्रीम का ऐड करती है वो कभी उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करती। वो हम जैसे लोगों को उल्लू बनाने का काम करते थे, हम क्या करते हैं, हम उल्लू बनते रहते हैं उनकी उन चीजों को देख करके। भाई साहब आज तो दीपिका पादुकोण इसका विज्ञापन कर रही है, तो ये लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों की बुद्धि यहाँ रहती है, चोटी में रहती है, वो बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, वो फट से ले आती है। लक्ष्य साबुन का ऐड देगा कि वाह ऐसी त्वचा, भाई साहब कोई ऐसी त्वचा नहीं होती है, वो लक्ष्य साबुन ले, क्योंकि उनको बेचना है। दूसरा एक और चीज बताता हूँ, एक क्रीम चलती है, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, अब वो ले मत ले, पेंड्रम प्लस। भाई साहब हमारे गांव में एक लड़का था, बिल्कुल काला था। अब उसने 2-3 महीने पेंड्रम प्लस लगाई, बिल्कुल गोरा हो गया, उसके बाल भी गोरे हो गए चेहरे के। अब भाई साहब हम सब देख के अचंभित हो गए कि यार ये इतना गोरा हो कैसे गया। मतलब इसने, हम उससे राज भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब कुछ तो बताओ यार, हम भी हो जाएं गोरे थोड़े। उसने हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन जब उसने वो पेंड्रम प्लस लगाना बंद कर दिया, वो क्रीम लगाना बंद कर दिया, तो वापिस वो जैसा वो था वैसी अवस्था में पहुंच गया। मतलब वो काला था, वापिस काला हो गया। तो जो हमें प्रकृति ने दिया वो यूनिक दिया है, आप सबसे यूनिक हो, इसलिए तो आपको इस जैसा ऐसा कलर दिया है या आपको ऐसा बनाया है। और
उसका कुछ ना कुछ तो उस ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। तो जो हमें प्रकृति ने चीजें दी है, उस चीजों के साथ जो हमें चेहरा दिया है, जो हमें सौंदर्यता दी है या कुछ भी दिया है, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और इन सारी फालतू की चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई सी आदत लग गई किसी चीज की, अगर हमें क्रीम लगाने की आदत लग गई, तो हमारी क्या होगा, हमारी त्वचा भी ये एक्सेप्ट कर लेगी, ये एक्सेप्ट कर लेगी कि हमें क्रीम लगाना ही पड़ेगा, तभी हम गोरे रहेंगे, कितने रहेंगे नहीं। भाई साहब, आज तक हमने क्रीम नहीं लगाई है। नहाते हैं तो शैम्पू की जगह हम सरफ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं माथा में, नहाते वक्त हमारे मतलब ऐसे ही चलता है। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम तेल ही मुंह में लगा लिए। बचपन में तो हमने घी तक लगाया, चेहरे पर घी लगाया, घी लगाया माथे में, सिर में। तो कभी कभी मैम क्या करती थी, हमारा सिर पकड़ती थी तो उनका हाथ में आ जाता था घी, तो ये बोलती थी क्यों भाई तुझे तेल नहीं मिला। मैंने कि मैम ये घी है और ये तेल से भी महंगा है। तो मैम कुछ नहीं बोलती थी, ऐसा भी किया हमने। तो जो हमें नेचुरल चीजें मिल रही है उनको ही एक्सेप्ट करो। तो क्या मिला हमें, यहाँ से चूड़ियों, मिट्टी से निर्मित चूड़ियां मिली। हमारी बात बहुत लंबी की जाती है ना। नदी की तटीय व्यापारिक चौकियां मिली। अब यहाँ पर क्या मिली, जो व्यापार से संबंधित ऐसी चौकियां मिली, नदी के तट पर बना हुआ, यानी कि कोई सा जहाज आ रहा है, उस जहाज को ठहरने या रुकने के लिए एक व्यवस्थित जगह, यानी कि उसकी व्यवस्था, ऐसे भी हमें यहाँ से प्रमाण मिले। तो आई होप साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी रही होगी और हमारा थोड़ा सा मनोरंजन करने का व्यवहार भी आपको पसंद आया होगा। मनोरंजन हम इसलिए करते हैं कि क्लास लंबी चलती है और इतिहास ऐसा लगता है कि एक बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप बोरियत ना महसूस करो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सिलेक्शन इन्हीं चीजों से रुकते हैं। आप मैथ रीजनिंग अच्छे तगड़े कर लो और विषय अच्छे कर लोगे, लेकिन आप अगर हिस्ट्री के मान लीजिए गलती से 2-4 क्वेश्चन फंस गए, आपसे नहीं बने और मेरिट लिस्ट गई है 80 पे और आपके नंबर आए 79, इन 1-2 नंबर के चक्कर में, तो आप रह गए ना, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। इसलिए हिस्ट्री को हम कहानियों के माध्यम से या किसी भी घटनाओं के माध्यम से या वर्तमान से रिलेट करके पढ़ाते, इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहें। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं इसी के साथ आपके माता पिता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।